नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अर्थशास्त्र की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र कक्षा 12 और ये मेरे नोट्स हैं जिनकी मदद से मैं पढ़ाता हूँ। तो चलिए इनमें मैंने मोस्ट क्वेश्चन भी डाले हुए हैं और एक भी आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आप इन नोट्सों को पढ़ लेते हैं। और बेहतर रहेगा आप अपने लिए नोट्स बना लें इनकी मदद से। पहला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था का अर्थ समझाइए। तो अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या होती है? देखिए, अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है। अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधनों के सही शोषण एवं व्यवहार की व्यवस्था करता है। ठीक है, तो ये अर्थव्यवस्था की परिभाषा हो गई। अब अपन आते हैं दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है। देखिए, मैंने इनको क्वेश्चन फॉर्मेट में रखा। मैंने इसलिए रखा ताकि बच्चा को ये समस्या ना हो कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं। तो जिस जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैंने उस टाइप के क्वेश्चन बना के इस नोट्स को तैयार किया है ताकि आपको और कुछ झंझट में ना पड़ना पड़े और आपको जैसे क्वेश्चन उसमें पेपर में पूछे जाते हैं वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके सामने मिलें। तो मैंने उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन बना के दिए हैं। दूसरा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की एक परिभाषा लिखिए। तो परिभाषा लिखेंगे। अच्छा, व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि को हम कहते हैं माइक्रो। माइक्रो शब्द ग्रीक भाषा के मिक्रोक्स MIKROS से निकला है जिसका अर्थ होता है बहुत छोटा सा भाग। अतः व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे अंशों या भागों का विश्लेषण करते हैं। ठीक है, एक बहुत ही विख्यात अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार सूक्ष्म अर्थशास्त्र विशेष फर्मों, विशेष परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरियों, आयों, व्यक्तिगत उद्योगों तथा विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन करता है। तो ये हमारी व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा थी। चलिए अब देखते हैं अपन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय। जिस जिस टाइप से अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं आपको उसी टाइप के टोटल क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपका है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है। देखिए, प्रत्येक अर्थव्यवस्था को अपने पास उपलब्ध अनेक संभावनाओं में से किसी एक का चयन करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, बहुत सी उत्पादन संभावनाओं में से किसी एक का चयन करना ही अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या होती है। अगर मैं इसको थोड़ा सा समझाऊँ आपको, तो आपके सामने एक ही प्रकार की अगर 5-6 वस्तुएं रख दी और आपसे कह दिया जाए कि इनमें से आप अपने लिए वस्तु ले लीजिए, तो आपके सामने एक चयन की समस्या हो जाएगी कि मैं इन वस्तुओं में से अपने लिए कौन सी लूं। इसी को हम कहते हैं केंद्रीय समस्या। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था से क्या आशय है। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। देखिए, मैंने वो सारे क्वेश्चन बनाए हैं जिनकी आने की संभावना है, तो आप इनको बहुत बेहतरीन तरीके से याद करते जाइए और मेरे हिसाब से आप नोट्स बनाते चलिए। देखिए, इसका आंसर है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग संबद्ध सभी महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा किए जाते हैं। वह केंद्रीय सत्ता संसाधनों का विशेष रूप से विनिधान करके वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम संयोग प्राप्त करके का प्रयास कर सकती है जो पूरे समाज के लिए वांछनीय है। उदाहरण जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। मतलब क्या होता है, देखो क्वेश्चन कहा है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, मतलब जो केंद्र योजनाएं बनाए जिसमें जो सामाजिक यानी कि समाज के कल्याण के उद्देश्य से बनाई जाती हैं। जैसे अपन को पता है, शिक्षा समाज का कल्याण करती है, स्वास्थ्य समाज का कल्याण करती है
और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुर्लभता से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा, अच्छा जी मोस्ट है क्वेश्चन, याद रखना। दुर्लभता या अभाव एक मूलभूत आर्थिक समस्या है। मनुष्य की आवश्यकताएं लगभग असीम हैं, जबकि साधन सीमित हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि समाज मनुष्य की सारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सदा असमर्थ होता है। देखिए सीधी सी बात ये, अगर कोई किसान है तो किसान को ऐसी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी जिनको वो नहीं उगाता है। जैसे उसको कपड़ा चाहिए तो कपड़ा वो खरीदेगा दुकान में जाके, है ना। तो यही होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां, अवसर लागत से क्या आशय है? यदि हम किसी एक वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करना चाहते हैं तो अन्य वस्तुओं की कम मात्रा प्राप्त की जा सकेगी। ऐसा प्रकार एक वस्तु की कुछ अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए बदले दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा को छोड़ना पड़ता है। इसे वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने की अवसर लागत कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि आपको दो चीज़ें खरीदनी हैं। अब दो वस्तुओं में से आपको ये निर्णय करना है कि कौन मेरे लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। तो आप जो सबसे ज़्यादा उपयोगी वस्तु होगी उसको ज़्यादा खरीद लोगे, जो कम उपयोगी वस्तु होगी उसकी मात्रा को कम करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, आदर्श आर्थिक विश्लेषण से आपका क्या आशय है या क्या अभिप्राय है? उत्तर है, आदर्शक आर्थिक विश्लेषण में हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि ये विधियाँ हमारे अनुकूल हैं भी या नहीं। यह अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन में सुधार करने के लिए नीतियों को समाहित करती हैं। इसका संबंध मुख्य रूप से आदर्शों से होता है। उदाहरण के लिए जब हम कहते हैं कि सिगरेट और शराब की मांग कम करने के लिए अनेक ऊपर की दरें बढ़ा देनी चाहिए तो यह आदर्शक आर्थिक विश्लेषण है। कहने का मतलब है कि अगर ऐसी वस्तुएं हैं जो समाज में या समाज में बुराई पैदा करती हैं तो सरकार चाहती है कि उनको अगर जनता कम खरीदे तो उन पर टैक्स बढ़ा दिए जाए। टैक्स बढ़ा दिया जाएगा तो वो महंगी हो जाएंगी और जब महंगी होंगी तो लोग उनको कम खरीदेंगे। ठीक है, चलिए आज हम यहीं तक करते हैं इसको, और इसमें अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो हम एक एक पार्ट करके पूरे ऐसे अपने अध्याय कंप्लीट करते जाएंगे और इकोनॉमिक्स को हम पूरा ख़त्म करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। देखिए इसमें मैंने वो सारे क्वेश्चन डाले हैं जो 2022 में पूछे गए हैं, 23 में पूछे गए हैं और उससे पहले भी पूछे गए हैं। ठीक है, यानी कि जिस जिस प्रकार के क्वेश्चन अभी तक बने हैं वो मैंने सारे क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लें, चाहे तो इसके नोट्स भी बना लें। ओके, धन्यवाद।